हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल सिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो ये वीडियो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। थेफ्ट यानी कि चोरी और एक्सटॉर्शन मतलब कि जो जबरन वसूली होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, उनका क्या प्रोविज़न है आईपीसी में, उनको हम चर्चा करेंगे। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले थेफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी है। अगर इन सारी चीज़ों को आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपको थेफ्ट की डेफिनेशन में कभी भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर 17, जो कि बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 378 से लेके 462 तक है। और ये ऐसा चैप्टर है जो सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है आईपीसी का, क्योंकि इसमें टोटल 84 जो है आपके सेक्शंस है। तो ये जो चैप्टर है इसी में थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन को डील किया गया है। थेफ्ट सेक्शन 378 से लेके 382 तक है और इसके बाद आपका एक्सटॉर्शन आ जाता है जो 389 तक रहता है। तो यहाँ पे जो थेफ्ट है उसकी डेफिनेशन है 378 में दी गई है। 378 जो है वो डिफाइन करता है थेफ्ट को। वही कहता है कि थेफ्ट का मतलब ये होगा कि कोई भी पर्सन अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपकी प्रॉपर्टी को टेक अवे करता है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी को टेक करता है, तो वहाँ पे वो थेफ्ट होगा। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल है और वो प्रॉपर्टी जब टेक आउट करता है तो आपके पोजेशन से करता है, मतलब कि यहाँ पे आपकी ऑनरशिप होना ज़रूरी नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की यही है कि थेफ्ट में अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ऑनर भी नहीं हो तब भी आपके अगेंस्ट थेफ्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर्टी जो है शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। जिस पर्सन की प्रॉपर्टी ली गई है उस पर्सन की कंसेंट ना हो जब उससे प्रॉपर्टी ली जा रही हो। एंड द लास्ट की प्रॉपर्टी जो है उसको मूव होना ज़रूरी है। द प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। उस प्रॉपर्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ट्रांसफ़र होना, दूसरे स्थान जो है मूव होना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, 5 चीज़ों में पहला है इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी किसके पोजीशन से, किसी के पोजीशन से हुई चेंज होनी चाहिए, उसके पोजीशन से लेनी चाहिए, यहाँ पे ऑनरशिप की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट की प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट द कंसेंट ली गई हो। और लास्ट पॉइंट की प्रॉपर्टी को मूव किया गया हो, एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर्टी मूव की गई हो। अगर एक ही जगह पे प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आपका थेफ्ट नहीं होगा। तो इसी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए 5 एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके थेफ्ट में दिए गए हैं, जो कि इसको और अच्छे से एलोबोरेट करते हैं। पहला है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी अटैच टू दी अर्थ है, तो कोई भी प्रॉपर्टी अटैच टू दी अर्थ होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जैसे ही उस प्रॉपर्टी को जो है वो अलग कर दिया जाएगा उस ज़मीन से, है ना, अर्थ से उसको अलग कर दिया जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ सब्जेक्ट टू थेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही उसको अर्थ से अलग किया जाएगा वैसे ही वो जो है वो एक थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाएगी। अब कैसे होगा ये, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पेड़ है, पेड़ जब तक ज़मीन से लगा हुआ है तब तक वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने पेड़ को काटा वो क्या हो गया, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया और थेफ्ट के लिए एक सब्जेक्ट मैटर बन गया। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि जैसे ही हमने उस मूव करने के लिए अफेक्ट किया है सेवरेंस का, वैसे ही थेफ्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि पेड़ काटना जैसे ही हमने स्टार्ट किया है, थेफ्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। वहाँ पे अभी पेड़ कटा नहीं है, वहाँ पे हमने पेड़ काटना स्टार्ट किया, ये या कोई घर में कोई दरवाज़ा लगा हुआ है उसका स्क्रू खोलना हमने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हमने थेफ्ट कमिट कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बात करता है। देन इसका एक्सप्लेनेशन 3 है, वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है सेड टू काउज अ थिंग टू मूव बाई रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग्स एज वेल एज बाई एक्चुअल मूविंग इट। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर किसी ऑब्स्टिकल से रुकी हुई है, आपने उस ऑब्स्टिकल को हटा दिया और जिससे वो प्रॉपर्टी मूव करने लगी, और उसको किसी ऐसी चीज़ से हटा दिया जिसके हटाने के बाद उस प्रॉपर्टी को मूव किया जा सके, तो आपने क्या किया है, उस प्रॉपर्टी को एक्चुअल मूव करवा दिया है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझा जाएगा, होता है ना कि कभी एक टांगे वाली गाड़ी होती है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से अटैच्ड होती है, जो दूसरी गाड़ी उसको खींचती है, तो जो मेन गाड़ी थी जो खींच रही थी और एक गाड़ी जो उसमें अटैच थी जिसमें सामान वगैरह लोड था, आपने उस सामान वगैरह को चोरी करने के लिए आपने उस गाड़ी से उसको अलग कर दिया। तो जैसे ही आपने अलग किया, क्या हो गया, थेफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया। देन आता है कोई भी पर्सन जो है अगर किसी
मीन से, ठीक है, किसी एनिमल को मूव कराता है, इस पर्पज़ से मूव कराता है कि उस एनिमल के साथ जो भी चीज़ें हैं वो भी उस एनिमल के साथ मूव हो जाए, तो उस सिचुएशन में थेफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे कि कोई कुत्ता है, कुत्ते के गले में जो है एक सोने का पट्टा लगा हुआ, बहुत अमीर घराने का कुत्ता है वो, तो उस कुत्ते को आपने कोई बिस्किट दिया और उस बिस्किट से कुत्ते को कुछ दूर तक आप लेकर गए इस पर्पज़ से कि उसके गले में जो पट्टा है उसको आप निकाल सको, तो यहाँ पे भी आपने थेफ्ट जो है वो कमिट कर दिया। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी में कोई सामान रखा हुआ उसको आपको चोरी करना है, तो आपने घोड़े को जो है घास दूर से दिखाई और घोड़ा जो है आपकी घास देखकर जो है मूव करने लगा, और साथ में साथ जो घोड़ा गाड़ी उसके साथ अटैच थी वो भी मूव करने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी थेफ्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो इम्प्लाइड जो आपका कंसेंट है इसमें, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, आपके द्वारा भी दिया जा सकता है, या जिस पर्सन को आपने अथॉरिटी दी है, ठीक है, उस पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई घर है, उसमें चोर जो है उसमें आपने एक सर्वेंट रख रखा है कि उसकी टेक केयर करेगा। अब वहाँ पे कोई सामान है उस घर के अंदर में, है ना, कोई सामान है, टेबल है, चेयर है ना, कोई इंसान आया और उसने कहा कि ये टेबल चेयर मैं ले जाऊँ, उस सर्वेंट ने दे दिया आपको कि हाँ कोई बात नहीं, ले जाइए, मैं मालिक से बात कर लूँगा। तो उस सिचुएशन में वो पर्सन अगर लेके चला जाता है टेबल चेयर, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस सर्वेंट ने वहाँ पर उसको परमिशन दी और सर्वेंट जो है वो ऑथराइज था अपने मालिक के तरफ से, ठीक है। तो ये पांचों एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पांचों एक्सप्लेनेशन से बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, इन पर ही जो है वो प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं और इन पे ही आपके सवाल बनते हैं। अब कुछ सवाल फिर आते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो सकती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेस स्टेट के केस में ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट नहीं है, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर चोरी होगी तो उसको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 है उसमें उसको अब ले जाया जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें डील होगी। फिर बात आती है कि कोई टेम्प्रोरी रिमूवल होगा, अगर किसी प्रॉपर्टी का थोड़ा टाइम के लिए आपने उसको प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह किया है और ये सोच के किया कि बाद में जब हमको ज़रूरत होगी तब हम इस प्रॉपर्टी को लेके जाएंगे, या बाद में जब मौका मिलेगा तब हम इस प्रॉपर्टी को लेके चले जाएंगे, तो क्या उस सिचुएशन में थेफ्ट होगा? तो कहा जाता है कि थेफ्ट इस सिचुएशन में भी होगा। थोड़े टाइम के लिए भी प्रॉपर्टी को आपने मूव किया है तब भी यहाँ पे थेफ्ट होगा। फिर क्या सवाल आता है कि ऑनरशिप जो है वो, जो ऑनर होता है किसी प्रॉपर्टी का, क्या वो थेफ्ट कमिट कर सकता है अपनी ही प्रॉपर्टी को लेकर? तो इसमें भी जवाब है कि हाँ वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपनी घड़ी को वॉच मैकेनिक को बनाने के लिए दिया, वॉच मैकेनिक ने जब वो घड़ी बना के रखी अपने टेबल पे, आप उसकी दुकान पे गए, आपने उस घड़ी को उठा लिया उसकी दुकान से और चुपचाप से अपने घर आ गए, ठीक है। दूसरे दिन आप जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरी घड़ी दो। अब वॉच मैकेनिक कहता है सर हमने यहीं तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब आप उसके ऊपर केस कर देते हो कि मेरा सामान उसने लिया था वापस नहीं करा। तो बाद में पता चला कि कैमरे में दिखा कि आप ही ने उस घड़ी को उठाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने थेफ्ट कमिट किया है अपनी ही प्रॉपर्टी का, क्योंकि उस टाइम उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है उस पर्सन के पास था, ऑनर नहीं था वो, लेकिन पोजीशन उसके पास था, ठीक है। तो जो भी राइटफुल पोजीशन होल्डर होता है किसी प्रॉपर्टी का, थेफ्ट हमेशा उसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो अमाउंट ऑफ नेसेसिटी कैन जस्टिफाई एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग। कितनी भी ज़रूरत आपको क्यों ना हो, आपकी जो स्टीलिंग है, आपने अगर चोरी करी है, आपने अगर कहीं पर किसी का कोई बटुआ निकाल लिया है, कुछ भी किया है, या किसी घर से 2 रोटी ही चुरा ली क्योंकि आपको भूख लगी थी, तो इस सिचुएशन में वो जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी बच्चे को भूख लगी है, उसकी माँ ने उसकी भूख देख नहीं पाई और वो दुकान में गई और बिस्किट चोरी करके ले आई। बाद में जब कोर्ट में गया तो कह रही थी कि मेरे बच्चे को भूख लगी थी, मैं इससे उसकी भूख देखी नहीं गई और मैंने जो है दुकान में जाके चोरी कर लिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में माँ को फिर भी थेफ्ट के लिए लायबल किया जाए, कितना भी ज़रूरत क्यों ना था, वहाँ पे वो चोरी उनको नहीं करनी थी, ठीक है। तो एक मैक्सिम है नेसेसिटास इंड्यूसिट प्रिविलिगम क्वाड एट जूरा प्राइवेट, इसका मतलब होता है नो अमाउंट ऑफ नेसेसिटी कैन जस्टिफाई एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 379 जो इसकी पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें आपको सज़ा, अगर आप थेफ्ट करते हो तो आपको अप टू 3 ईयर की पनिशमेंट, उसके साथ फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों भी आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये थेफ्ट था बेसिकली। थेफ्ट में कुछ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ भी थेफ्ट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने थेफ्ट किया है इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस मतलब कि जो घर, जहाँ जो ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रहते हैं, है ना, हाउस वेसल है, टेंट है, उसमें इंसान रह रहा है, उस जगह पे आपने थेफ्ट किया है, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक की दी जा सकती है और फाइन लगाया जा सकता है।
किसी इंसान ने जो है वो कोई इंसान ने थेफ्ट किया है, वो इंसान क्या है, आपका क्लर्क था, आपका सर्वेंट था, और वो उसके पास आपकी प्रॉपर्टी पोजीशन में थी, है ना। तो इस सिचुएशन में जो सज़ा है वो 7 साल तक की दी जा सकती है और फाइन लगाया जा सकता है। होता है ना कि मैंने अपना सर्वेंट रखा है और सर्वेंट मेरे घर में ही चोरी कर रहा है, कभी 100 रुपये मेरे घर से निकाल रहा है, कभी 200 रुपये निकाल रहा है, कभी मेरी कोई घड़ी पड़ी थी उसको उठा के लेके चला गया, तो जो मेरा सर्वेंट है उसको जो सज़ा मिलेगी उसको अप टू 7 ईयर तक मिल सकती है। देन आता है सेक्शन 382 बात करता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट फॉर आफ्टर प्रिपेयरिंग मेड फॉर काउजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट। आपने डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट काउज नहीं किया है, अगर आपने किया होगा तो उसकी पनिशमेंट अलग मिलेगी, लेकिन आपने प्रिपरेशन करी थी कि थेफ्ट करने जाऊंगा, अगर कोई मुझे रोकेगा तो उसकी डेथ काउज कर दूंगा, उसको हर्ट काउज कर दूंगा, उसको रिस्ट्रेंट काउज कर दूंगा। तो उसकी प्रिपरेशन अगर आपने करी थी और ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि थेफ्ट करने के समय आपने ये प्रिपरेशन भी करी थी और आपने थेफ्ट किया है और ये प्रिपरेशन भी साथ में बैकअप में चल रहा था आपका, तो उस सिचुएशन में जो सज़ा है वो होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर एंड फाइन भी लगा जा सकता है आपके ऊपर। तो ये बेसिकली थेफ्ट का एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सटॉर्शन को। तो एक्सटॉर्शन क्या होता है बेसिकली? एक्सटॉर्शन बेसिकली अगर हम बात करें तो एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 383 में दी गई है और इसकी जो पनिशमेंट है 384 से आपकी 389 तक जो है वो जाती है। तो 383 में अगर हम एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन देखें तो ये कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को इंटेंशनली पुट करते हो फियर में, है ना, फियर ऑफ इंजरी टू हिमसेल्फ और टू अनदर पर्सन, मतलब आप उस पर्सन को ये डरा रहे हो कि उसको इंजरी हो जाएगी या उसके किसी रिलेटिव को, उसके जानने वाले को, किसी और पर्सन को जिसमें वो इंटरेस्टेड हो उसको इंजरी हो जाएगी, या फिर उस पर्सन से उसी फियर से जो है उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हो कि वो आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, ठीक है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करे या कोई ऐसी चीज़ डिलीवर करे जिस पे उसने साइन या सील लगा के दिया हो जिसको आप बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सको। होता है ना, कोई इंसान किसी को फ़ोन करता है कि मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं तो कल तुम्हें हम मार देंगे, या तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हारे दोस्त है उसको मार देंगे। तो ये जो डराता है इंसान फ़ोन करके आपको, है ना, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो सिचुएशन में आपको उस पर्सन ने एक्सटॉर्शन किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर एस नायक वर्सेस AR एंड टुली 1986 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सटॉर्शन में हमेशा फियर और थ्रेट होना चाहिए। अगर फियर ऑफ थ्रेट नहीं है तो वहाँ पे एक्सटॉर्शन नहीं है। अब कोई 4 साल का बच्चा आपको आके कह रहा है कि अंकल अगर आपने मुझे जो है वो टॉफ़ी नहीं दिलाई तो मैं आपको जो है मार दूंगा, तो आपको उससे डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फियर और जो क्या बोलते थ्रेट है वो होना बहुत ज़रूरी, दिमाग में आपके अप्रीहेंशन कि मुझे जो है कल जो कह रहा है ये इंसान करने के लिए मेरे अगेंस्ट में जो इंजरी कह रहा है कि मुझे इन्फ्लिक्ट करेगा, वो जो है होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। देन एक्सटॉर्शन जो है वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है। तो देखिए थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन में डिफरेंस क्या है, यही मेनली 2 डिफरेंस है। पहला कि इसमें प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर होती है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी सामने वाला आपको देता है, तो यहाँ पे कंसेंट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसको हम डरा के उससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। थेफ्ट में क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट हो सकता है, वहाँ पे विदाउट कंसेंट ली जाती है, वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उसको पता नहीं होता, वो डिलीवर नहीं करता, लेकिन आप उससे ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन के पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो 384 इसकी पनिशमेंट की बात करता है कि किसी पर्सन ने भी एक्सटॉर्शन अभी किया है तो वहाँ पे वो लाइबल होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विथ फाइन और बोथ। अब देखिए यहाँ पे एक्सटॉर्शन किया है का क्या मतलब है, किसी ने किसी को धमकी दी और उस धमकी के तौर पे के डर से उस सामने वाले पर्सन ने आपको कोई चीज़ डिलीवर कर दी, तो मतलब एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ धमकी ही दी और सामने वाले ने कोई प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी तो क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपका 385 लग जाएगा। 385 क्या कहता है, 385 कहता है पनिशमेंट फॉर पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा और फाइन लगेगा कि मतलब आप किसी पर्सन को आपने भाई सिर्फ पुट ही किया, अभी उसको फ़ोन करके धमकी दी कि तुम मुझे ये प्रॉपर्टी वगैरह दे दो नहीं तो तुम्हें मैं कल मार दूंगा। वो पर्सन क्या किया, पुलिस के पास गया, पुलिस ने फ़ोन ट्रेस किया और पता चल गया कि किस पर्सन ने धमकी दी थी और जाके उसको पकड़ लिया। तो उस सिचुएशन में सज़ा जो है वो आपकी 2 साल ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी तो सज़ा जो है वो 3 साल हो जाएगी 384 में। देन आता है 386, 387, तो इसको हम लोग थोड़ा उल्टा करके पढ़ेंगे। पहले आपने अगर धमकी दी किसी पर्सन को कि उसको डेथ काउज कर दोगे, उसको ग्रीवियस हर्ट काउज कर दोगे, अगर उसने जो है वो प्रॉपर्टी नहीं दी तो उस सिचुएशन में 7 साल की सज़ा। अगर आपने एक्सटॉर्शन कर दिया मतलब, है ना,
तो वहाँ पे इस तरीके से है ना, मारने की धमकी देकर या ग्रीवियस हर्ट की धमकी देकर तो 10 साल तक की सज़ा। फिर वही है कि किसी पर्सन को आपने फियर दी है कि उस पर्सन के साथ आप ऐसा कोई ऑफेंस करोगे जिस ऑफेंस में जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस सिचुएशन में जो है 10 साल तक की सज़ा होगी। लेकिन अगर आपने एक्सटॉर्शन कर दिया इस टाइप की धमकी देकर, तो यहाँ पे जो है सज़ा के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही बात कहता है 89 और 388, 389 और 388। तो आपको ऐसे उल्टा पढ़ना है, 389 पहले पढ़ना है, फिर 388 बाद में, फिर 387 पहले पढ़ना है, 386 उसके बाद में पढ़ना। पहले आपने एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दी, और एक्सटॉर्शन की धमकी देने के बाद अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो सज़ा है आपकी, और अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया, सामने वाले ने आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी, तो सज़ा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बेसिकली है आपका पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन में। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा। सारे टॉपिक जो है जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स आपके लिए लेकर आया है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये कोर्स चल रहा है, 21999 पर ये कोर्स चल रहा है आपका। और इसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे KRK20 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।